आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 25 अक्टूबर तक किए जाएंगे नामांकन। 13 नवंबर को होगा मतदान। मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान बहराइच में युवक की हत्या और हिंसा मामले में कल पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी हुए घायल, 3 अन्य किए गए गिरफ्तार। रेलवे ने बदला टिकट रिजर्वेशन का नियम। अब 120 दिन की जगह 60 दिन पहले ही करा सकेंगे टिकटों की बुकिंग। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक नामांकन कराकर हासिल किया पहला स्थान। और बाराबंकी में आज से शुरू हो रहा है 10 दिवसीय देवा मेला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन शुरू हो जाएगा। इन सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। नाम वापसी 30 अक्टूबर तक की जा सकेगी। इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें कटहरी, करहल, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, सीसमऊ, गाजियाबाद, मझवा और खैर शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 9 सीटों में से 4 समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। वहीं एक सीट भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी और समाजवादी पार्टी की पूर्व सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के पास थी। इन 9 सीटों में से सीसमऊ को छोड़कर 8 सीटें यहां के विधायकों के लोकसभा चुनाव में सांसद चुने जाने के बाद खाली हो गई थी। सीसमऊ में एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की अयोग्यता के कारण उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। समाजवादी पार्टी ने पहले ही 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिनमें पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई तेज प्रताप सिंह यादव को करहल से अपना उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने नामों की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन मीरापुर को छोड़कर इन 9 सीटों में से 8 पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। वहीं मीरापुर में उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल उम्मीदवार उतारेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच में युवक की हत्या और हिंसा के मामले में प्रदेश पुलिस ने कल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आरोपी नेपाल सीमा से सटे नानपारा इलाके में पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिन्हें गंभीर अवस्था में बहराइच जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहराइच की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों के अलावा अन्य अभियुक्तों की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। सभी आरोपितों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहां पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे सिगरा में संपूर्णानंद स्टेडियम के दूसरे और तीसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। सिगरा स्टेडियम में इंडोर और आउटडोर दोनों खेलों की सुविधाएं हैं। हॉकी खिलाड़ी और ओलंपियन ललित उपाध्याय ने कहा कि इससे यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे। तो जो इतनी बड़ी सौगात वो बनारस वासियों को दे रहे हैं, बनारस के खिलाड़ियों को दे रहे हैं, उसका सारे खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा के अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाएंगे, क्योंकि सारे के सारे स्टेडियम जो हैं सब अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस जो है पूर्वांचल का केंद्र बिंदु है, तो वहाँ पे और ज्यादा प्लेयर्स आ सकते हैं और उस सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे आगे चल के अच्छे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ देश को मेडल लाने वाले भी खिलाड़ी वहाँ से निकलेंगे। वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर गंगा नदी पर रेल रोड ब्रिज का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। 2642 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक SM शर्मा ने बताया कि ये मल्टी ट्रैकिंग परियोजना वाराणसी और चंदौली जिलों से होकर गुजरेगी। ये 150 साल के हिसाब से जितना ट्रैफिक आएगा उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। तो ऊपर में 6 लेन की हाईवे चलेगी और नीचे 4 लाइनें हैं। अभी जो हम देखें जो मालवीय पुल है उसमें नीचे 2 ही लाइनें चलती हैं। सो इससे अब 4 हो जाने पे जो कैपेसिटी है मोर देन डबल हो जाएगी। तो जितनी भी गाड़ियां हम चला रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम चला पाएंगे और ईस्ट और नॉर्थ को हम इस गंगा पुल के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे। इस फैसले पर वाराणसी और चंदौली के लोगों ने खुशी जताई है। चंदौली के फल और सब्जी व्यापारी नारायण प्रसाद ने कहा कि इस पुल के निर्माण से व्यापारियों को समय से कच्चा माल मिल सकेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है कि अगर नया पुल बन जाता है तो आवागमन में हम लोग फल सब्जी कच्चा व्यापार है, आने जाने में सुविधा हो जाएगी। नहीं वैसे घुमा कर आना पड़ता था, घुमा के जाना पड़ता था, ट्रांसपोर्टिंग खर्च ज्यादा आता था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 27 अक्टूबर को होने वाली UP-PCS की प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। इस परीक्षा के अब दिसंबर के मध्य में कराए जाने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_JKP पर भी उपलब्ध है। रेल मंत्रालय ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब यात्री 60 दिन पहले ही टिकट की बुकिंग करा सकेंगे। पहले ये अवधि 120 दिनों की थी। ये नियम 1 नवंबर से लागू होगा। रेल मंत्रालय के अनुसार एडवांस टिकट बुकिंग के नए नियमों का पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ने इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत देश में सर्वाधिक 2,10,347 नामांकन कराकर प्रथम स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य कक्षा 6 से 10 के छात्रों में नवाचार और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष का ऑनलाइन नामांकन 1 जुलाई से 15 अक्टूबर तक चलाया गया था। इस योजना में देश में सर्वाधिक नामांकन कराने वाले 50 जिलों में उत्तर प्रदेश के 12 जिले शामिल हैं। बाराबंकी में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के पिता सैयद कुर्बान अली शाह की स्मृति में आयोजित होने वाले 10 दिवसीय देवा मेले और प्रदर्शनी की शुरुआत आज से होगी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होंगे। ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन भी किया जाएगा। हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि मेले में आने वाले लोगों की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। BCCI की सीनियर महिला T20 प्रतियोगिता के ग्रुप D मुकाबले कल से लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शुरू हुए। कल सुबह सिक्किम और त्रिपुरा के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें त्रिपुरा ने 72 रनों से जीत दर्ज की। वहीं हिमाचल प्रदेश और केरल के बीच हुए मैच में हिमाचल प्रदेश ने 8 विकेट से जीत हासिल की। फर्रुखाबाद के संकिसा में चल रहे बुद्ध महोत्सव में कल श्रीलंका, चीन, म्यांमार, इंडोनेशिया के बौद्ध धर्म के अनुयायी पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना संपन्न की। बुद्ध महोत्सव में जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जगह जगह ड्रोन से निगरानी की जा रही है। प्रदेश भर में कल महर्षि वाल्मीकि की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर चित्रकूट के वाल्मीकि आश्रम लालापुर में वाल्मीकि रामायण पाठ, भजन कीर्तन और हवन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 25 अक्टूबर तक किए जाएंगे नामांकन। 13 नवंबर को होगा मतदान। मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान बहराइच में युवक की हत्या और हिंसा मामले में कल पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी हुए घायल, 3 अन्य किए गए गिरफ्तार। रेलवे ने बदला टिकट रिजर्वेशन का नियम। अब 120 दिन की जगह 60 दिन पहले ही करा सकेंगे टिकटों की बुकिंग। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक नामांकन कराकर हासिल किया पहला स्थान। और बाराबंकी में आज से शुरू हो रहा है 10 दिवसीय देवा मेला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।